गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से होंगे और अपना स्टडी जारी रखे होंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग संप्रदायों के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें ब्रिटिश संप्रदाय, जर्मन संप्रदाय और फ्रांसीसी संप्रदाय के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग अमेरिकन संप्रदाय के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अमेरिकन जो संप्रदाय या विशेष रूप से वहाँ पे जो भूगोल का विकास जो यूरोपीय लोगों द्वारा ही भूगोल के संदर्भ में प्रचार और प्रसार किया गया, उसके पश्चात ही वहाँ पे भूगोल में विकास शुरू हो पाया और वैज्ञानिक और तात्विक ढंग से वहाँ पे अध्ययन का कार्य शुरू हुआ। ठीक है, तो उस समय से शुरुआत हुआ। ये विशेष रूप से 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरुआत इसमें भूगोल के संदर्भ में अध्ययन वहाँ पे शुरुआत हुआ और आज जाकर के इतना ज़्यादा वहाँ पे विकास किया है कि मात्रात्मक क्रांति तक भी जो वहाँ पे अध्ययन किया जा रहा है या उसके संदर्भ में वहीं से भी वो क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि जो भूगोल से संबंधित कितना उसमें अमेरिका में विकास हुआ है, कौन कौन से विद्वान हैं और कौन कौन से इसमें योगदान दिए हैं और उनकी जो पुस्तकें या कृतियाँ भी हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें यहाँ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो विद्वान हैं अमेरिका के, वो हैं W.M. डेविस। ठीक है, W.M. डेविस जिनका समय था 1850 से लेकर के 1934 तक का समय थे। ये वास्तव में एक भूगोलवेत्ता थे और ये भौतिक भूगोल पर विशेष रूप से कार्य किए हैं। ठीक है, भौतिक भूगोल जो ये नियतिवादी विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है, नियतिवादी विचारधारा समर्थित थे इन्होंने। जो वो सबसे इम्पोर्टेंट इनका काम हुआ है तो अपर्दन चक्र के संदर्भ में हुआ है। ठीक है, अपर्दन चक्र या भौगोलिक चक्र के रूप में। ठीक है, तो ये अपर्दन चक्र वो चीज़ होता है कि जो धरातल के जो उथित स्थलखंड होते हैं या स्थलखंड होते हैं, इसके विकास से संबंधित इनका धारणा है। इनका कहना ये था कि कोई भी उथित स्थलखंड समय के साथ परिवर्तन होते हुए युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था होते हुए एक संप्राय मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये स्टेटमेंट इनका था। ये भौगोलिक चक्र सिद्धांत से भी संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने एक ट्राइकट थ्योरी भी दिए थे। ठीक है, जिसमें वो स्थल स्वरूप के बारे में दिया गया था कि लैंडस्केप इज फंक्शन ऑफ प्रोसेस, टाइम एंड स्टेज के संदर्भ में था। ठीक है, तो ये दिए थे। इसके बारे में हम लोग डिटेल जो अपर्दन चक्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे या उसमें पिछला वीडियो देख लीजिएगा, अपर्दन चक्र संबंधित उसमें भौतिक भूगोल में दिया गया है, तो वहाँ से डिटेल में है, देख लीजिएगा। तो इन्होंने ये उसके बारे में बताया था। और इसके अतिरिक्त इन्होंने एक बुक लिखा था, फिजिकल ज्योग्राफी नाम से एक बुक लिखे थे। ठीक है, और अगला इनका जो बुक है द कोरल रीफ या प्रॉब्लम्स। ठीक है, द कोरल रीफ प्रॉब्लम, ये इनका जो क्वेश्चन आता है विशेष रूप से यहीं से क्वेश्चन आएगा ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, इनका कोई फिलॉसफी या थ्योरी से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, केवल इसके अपर्दन चक्र से संबंधित जो भी सवाल आएगा अपर्दन चक्र से आएगा। ठीक है, और ये बुक के बारे में अधिकतर हुआ तो पूछा जा सकता है, फिजिकल ज्योग्राफी और द कोरल रीफ ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, जो अगला विद्वान है यहाँ के वो है जेफरसन। ठीक है, जेफरसन जो कि जो डेविस के भी शिष्य थे, लेकिन ये संभववादी विचारधारा के प्रवर्तक थे या उनको भी संभववादी विचारधारा के मानते थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, दो सिद्धांत विशेष रूप से दिए हैं, जिसमें वो केंद्रीय स्थान सिद्धांत के नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्लेस शब्द का यूज किए थे, और दूसरा प्रमुख नगर या प्राइमेट सिटी नाम से शब्द का यूज किए थे, और ये इसके संदर्भ में सिद्धांत दिए थे। ये नगर के नियोजन से संबंधित ये सिद्धांत थे। इसके बारे में जब हम लोग बस्ती भूगोल पढ़ेंगे या आदिवासी भूगोल, तो उसमें इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने एक बुक लिखे थे, ये भी प्रमुख नगर भी एक बुक का ही नाम है, और दूसरा है ये रेलो द्वारा सभ्यता का विकास। ठीक है, सभ्यता का प्रचार, ये भी एक इम्पोर्टेंट बुक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो विद्वान है सैम्पुल है। ठीक है, सैम्पुल जो कि रेडजल की शिष्या थी। ठीक है, रेडजल देखिए हम लोग जर्मन भूगोलवेत्ता के संदर्भ में पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं की शिष्या थे, लेकिन ये नियतवादी विचारधारा से संबंध रखते थे। इनका कहना यह था कि मानव धरातल का उपज है, धरातल या पृथ्वी की उपज है। ठीक है, ये स्टेटमेंट अक्सर एक आता है, पूछा जाता है, तो याद करिएगा, मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से इनका क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। और जो बाकी जो बुक लिखी है, बुक से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है,
4-5 बुक लिखे हैं, चारों पाँचों काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो बुक है ज्योग्राफी ऑफ मेडिटेरियन सी, ठीक है, ये इंग्लिश में ही लिखा गया है, नहीं तो हिंदी में कन्वर्ट करके कहीं बुक में लिखा रहता है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों का अध्ययन इस टाइप से लिखा रहता है, तो यहाँ पे इंग्लिश में ही है। ठीक, अगला जो बुक है इन्फ्लुएंसेज ऑफ जोग्राफिकल इन्वायरमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट किताब है। अगला किताब है इनका अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशन। ठीक है, तो इंग्लिश में ही आप याद करिएगा इसको। ठीक है, नहीं तो जो बुक्स में हिंदी में दिया रहते हैं तो बार बार करें इसको ध्यान देने की। और ये जो इनका रेडजल का जैविक राज्य सिद्धांत था उससे ये सहमत नहीं थी। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो नहीं मानते थे कि जो एक राज्य होता है, चूँकि वो अजैविक चीज़ होता है, इसको जैविक कैसे कहा जा सकता है। ठीक है, इसका समर्थन नहीं करते थे। अगला जो विद्वान है हटिंगटन, हटिंगटन ये भी नियतवादी विचारधारा से संबंधित थे और ये भी डेविस के शिष्य थे। ठीक है, हटिंगटन, इन्होंने मानव पर जलवायु के प्रभाव के संदर्भ में अध्ययन किए हैं और उसके बारे में ही लिखे हैं। इन्होंने जो समशीतोष्ण जलवायु है उसको स्फूर्तिदायक बताए हैं और मानव के विकास के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु उसी को बताए हैं, समशीतोष्ण जलवायु को, जबकि जो उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है उसके मानव विकास में उसको बाधक माने हैं। ठीक है, वहाँ के लोग सुस्त होते हैं या क्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। स्टेटमेंट इनका है सभ्यता का विकास समशीतोष्ण जलवायु में ही संभव है। ठीक है, अगला जो इनका बुक है, बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यही 2-3 टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, एक बुक से बनेगा और दूसरा ये नियत जो जलवायु के प्रभाव के बारे में बात किए हैं इस पर बनता है। ठीक है, इनका बुक का नाम है पल्स ऑफ एशिया, दूसरा है सिविलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट, इसी में जलवायु के प्रभाव के संदर्भ में बात किए थे। ठीक है, सिविलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट। अगला है बुक है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल के सिद्धांत। उसके बाद से मेन सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन, ये भी इनका बुक का नाम है। ध्यान रखिएगा ये प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 2-3 लोग लिखे हैं, तो उस पर देख लीजिए कौन कौन लिखे हैं, एक नोट्स बना लीजिएगा उसके संदर्भ में और देख लीजिएगा कहीं कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगला जो इनका बुक है कैरेक्टर ऑफ रेसेज। ठीक है, और ये इनको जलवायु विज्ञान का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, तो ये रहा हटिंगटन का कार्य और उनके योगदान। अब हम लोग देखते हैं अगला विद्वान जो कि ईसा बॉमेन है। ठीक है, ये भी अमेरिका के भी ज्योग्राफर हैं। उसके बाद से जो इनका विशेष कार्य था वो मानव पर्यावरण के संदर्भ में सामंजस्य के बात कर रहे थे, जबकि इसके जो पहले के विद्वान थे लोग या तो संभववादी होते थे या फिर नियतवादी होते थे, जबकि ये दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की बात करते थे। ठीक है, इसके बाद से जो इनका बुक है एक द ज्योग्राफिकल ऑफ सेंट्रल एंडीज। ठीक है, ये एंडीज पर्वत पर काफ़ी काम किया है, तो उसी के संदर्भ में जो अध्ययन से ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके बारे में इसमें लिखे हैं द ज्योग्राफी ऑफ सेंट्रल एंडीज। ठीक है, दूसरा जिनका बुक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, और तीसरा बुक है अटाकामा मरुस्थल के पद चिन्ह फुटप्रिंट ऑफ अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये अगला जो विद्वान है ग्रिफ टेलर, ये भी टेलर काफ़ी जो अमेरिका के जो भूगोल के संदर्भ में विकास में काफ़ी इनका योगदान रहा है। जो अभी तक माना जा रहा था नियतवादी विचारधारा, इन्होंने नियतवादी के स्थान पर नव नियतवादी के संकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसको रुको और जाओ नियतवादी भी कहते हैं या फिर रुको और जाओ नियतवादी कहते हैं या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका मानना ये था कि प्रकृति मानव के विकास को रोकने उसका दिशा नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, बल्कि उसका स्पीड थोड़ा कम या अधिक केवल कर सकती हैं। ठीक है, तो उसका दिशा नहीं परिवर्तन, जैसे एक होता है कि जो एक यातायात का जो सैनिक होता है, सैनिक या सिपाही होता है, वो जो गाड़ियाँ आती हैं उसका केवल स्पीड केवल पे प्रभावित करता है, ना कि उसका दिशा बदलता है। जिस गाड़ी को जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे अपने गंतव्य स्थान पर जाते ही जाती है। ठीक है, तो इन्होंने उसी का जो एक उसी के आधार पर इनको इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि रुको और जाओ नियतवाद के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त प्रवास से संबंधित ये एक सिद्धांत दिए थे जो कि कटिबंध स्तर सिद्धांत के नाम से जानते हैं। प्रवास का कटिबंध स्तर सिद्धांत,
सब जोन स्ट्राटा थ्योरी के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जो हम लोग बस्ती भूगोल पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी, या जनसंख्या भूगोल पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सिद्धांत ही पूरा पढ़ना है अभी। आगे जो अगला इनका बुक है, ये इनका बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। विशेष रूप से ये बुक ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी। दूसरा बुक है रेशियल ज्योग्राफी, जो कि ये भी पॉपुलेशन संबंधित बुक है। अगला है क्लाइमोग्राफ और हिदरोग्राफ का आविष्कार किए थे या खोज किए थे, ठीक है। ये सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि रही, याद कर लीजिए। क्लाइमोग्राफ और हिदरोग्राफ, ये दोनों को ग्रिफ टिलर महोदय ने खोज किया था या बनाया था, ठीक है। अगला जो इनका मैंने स्टेटमेंट इनका है कि न तो प्रकृति ही नियंत्रणकारी है और न ही मानव प्रकृति के ऊपर विजेता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का ये प्रयास किए थे, ठीक है। इस वजह से इनको कहा जाता है कि न तो प्रकृति ही नियंत्रणकारी है और न ही मानव ही प्रकृति के ऊपर विजेता है। तो ये स्टेटमेंट का याद रखिएगा। अगला जो विद्वान है कार्ल सावर है, ठीक है। ये कार्ल संभववादी विचारधारा के काफ़ी समर्थक हैं ये, ठीक है। लेकिन ये इन्होंने भी सामंजस्य स्थापित करने की बात किए थे, लेकिन फिर भी इनका जो झुकाव था संभववाद की ओर ही ज़्यादा था, इसीलिए इनको प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म, ठीक है, वर्तमान काल के नियतवाद इसको भी कहा जाता है। इनका ये जो बुक था, ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुक ये से दो ही तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म किनको कहा जाता है, किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है, और दूसरा बुक के नाम, जो कि बुक का नाम है सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी का नाम है, दूसरा लैंड एंड लाइफ, ठीक है, लैंड एंड लाइफ। अगला है मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है। इन्होंने प्रदेश की संकल्पना का आलोचना किए थे, ठीक है। प्रदेश को ये नहीं मानते कि जो भूगोल का मुख्य अध्ययन प्रदेश नहीं होना चाहिए। इनका जो स्टेटमेंट है कि इतिहास कब का अध्ययन करता है, कब का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, और भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, ठीक है। इसको भी ध्यान स्टेटमेंट याद रखिएगा, इतिहास कब का और भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और इनका दूसरा स्टेटमेंट था दृश्य घटनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये दृश्य घटनाओं के अध्ययन पर बल देते थे, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी याद रखिएगा। अगला जो विद्वान है ये हार्ट्सोन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्वान है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है, ठीक है। हार्ट्सोन, ठीक है, रिचर्ड हार्ट्सोन इनका पूरा नाम है। इनका ये क्षेत्रीय विभिन्नता का संकल्पना का प्रतिपादन किए थे। क्षेत्रीय विभिन्नता मतलब होता है कि जो प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है, तो जब भी प्रदेश का अध्ययन किया जाता है तो हर प्रदेश में कुछ ना कुछ भिन्नता होती है, ठीक है। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भिन्न होते हैं और उन्हीं भिन्नताओं का ही अध्ययन करना भूगोल का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। इसको एक इनका बुक है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, इसी जो बुक में ये लिखे थे। इसके बारे में ज़्यादा क्षेत्रीय विभिन्नता का संकल्पना के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। लेकिन इनका ये जो संकल्पना है एरियल डिफरेंशियल के नाम से जानते हैं। क्षेत्रीय विभिन्नता को एरियल डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। जो एरियल डिफरेंशियल इनके संकल्पना है, एक शेफर महोदय है। शेफर महोदय ने इनके जो इस संकल्पना का आलोचना किए थे, कहे थे कि जो प्रदेश का अध्ययन एक इकाई के रूप में नहीं किया जा सकता है, अन्यथा अन्य जो विज्ञान के अन्य शाखाएँ हैं वो काफ़ी प्रभावित होगी, इसलिए इनका अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। तो इन्हीं का जवाब देने के लिए शेफर का जवाब देने के लिए जो हार्ट्सोन महोदय ने एक नया बुक लिखे, ठीक है, नया बुक जो कि पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। और इन्हीं बुक में जो शेफर महोदय जो आलोचना किए थे उसी का जवाब दिए थे। जवाब उनका यही था कि जो प्रदेश का अध्ययन के संदर्भ में वो मना करते थे कि प्रदेश का जो एक इकाई के रूप में अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि प्रदेश का अध्ययन करना चाहिए कि, लेकिन जो उनकी प्रदेश के जो क्षेत्र संबंधी जटिलता होती है उसको क्रमबद्ध ढंग से उसको दूर करना चाहिए, क्रमबद्ध अध्ययन के आधार पे। और जो प्रादेशिक भिन्नता उसमें होती है उसका जो
उसका जो समाधान होना चाहिए या जटिलताओं का जो दूर करना चाहिए वो प्रादेशिक अध्ययन के द्वारा दूर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पर ये हटसोन का माना जाता है कि दोनों प्रादेशिक भूगोल और क्रमवाद भूगोल को संदर्भ में वो दोनों चीज़ों को ये सामंजस्य स्थापित करने की बात करते थे। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये दोनों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी और पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, ये बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि ये इन्हीं के नाम से ही जाने ही जाते हैं। हटसोन का नाम याद आते ही कम से कम ये दो बुक के बारे में और एरियल डिफ्रेंशिएशन जो कि क्षेत्रीय विभिन्नता है, ये दिमाग में बात आ जाना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बस उसी के नाम से ही वो जाने जाते हैं लोग, और क्वेश्चन ज़्यादातर वहीं से बनता है। ठीक है, और इन्होंने प्राकृतिक और मानव के संदर्भ में सामंजस्य स्थापित करने की बात कर रहे थे, जैसे अभी भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जो अगला विद्वान है ह्युइटल्सी हैं, डी ह्युइटल्सी नाम से जानते हैं। ठीक है, ह्युइटल्सी जो कि ये कृषि प्रदेश के लिए जाना जाता है, जो विश्व को कृषि प्रदेशों में इन्होंने विभाजन किए थे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा ह्युइटल्सी के नाम से। मैं ये क्योंकि जैसे अभी उनके बारे में बात कर रहे थे, तो ये भी है कि ह्युइटल्सी का नाम आते ही कम से कम कृषि प्रदेशों के संदर्भ में याद आ जाना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं से पूछा ही जाता है। ठीक है, ये संभववादी विचारधारा के समर्थक थे। इन्होंने अधिवासों के क्रमिक विकास के संदर्भ में अध्ययन किए थे। ठीक है, अधिवास का भी अध्ययन किए थे कि उसका विकास होता है, क्रमिक रूप में करता है, और उसी को ये नाम दिए थे सीक्वेंट ऑक्यूपेंस। ठीक है, सीक्वेंट ऑक्यूपेंस नाम दिए थे, जिसको हिंदी में अनुगामी बसाव के भी नाम से जाना जाता है। ये सिद्धांत का ये प्रतिपादन किए थे। ठीक है, अगला जो इनको एक प्रिंस्टन जेम्स महोदय थे, इनको सांस्कृतिक नियतवादी भी कहते थे। ठीक है, इन्हीं विचारधारा के कारण से जो ह्युइटल्सी महोदय है, इनको सांस्कृतिक नियतवादी के भी नाम कहते थे। ठीक है, ये कौन कहता था? प्रेस्टन जेम्स। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेस्टन जेम्स इनको सांस्कृतिक नियतवादी कहते थे। ठीक है, जो अगला विद्वान है अर्नाल्ड गोएट। ठीक है, अर्नाल्ड गोएट हैं, ये अमेरिका में भूगोल के पहले प्रोफेसर थे। ठीक है, प्रोफेसर के रूप में इनको ही नियुक्ति किया गया था। ठीक है, ये उद्देश्यवादी विचारधारा के थे, जो रेडजल के टेलियोलॉजिकल अप्रोच था उसी के ये समर्थक थे। ठीक है, नहीं, रिटर के जो उद्देश्यवादी अप्रोच है। ठीक है सर, रेडजल के नहीं बल्कि रिटर के जो दिए थे टेलियोलॉजिकल अप्रोच या उद्देश्यवादी संकल्पना, जिसमें कहा गया था कि ईश्वर के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया है और उनको ध्यान में रखकर कि हर कार्य को किया जाना चाहिए। ठीक है, ये उद्देश्यवादी विचारधारा संबंध है। इन्होंने एक किताब भी लिखे थे, मानव और प्रकृति, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मानव और प्रकृति इनका बुक का नाम है। अगला जो विद्वान है एस बैरोज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्वान है। एस बैरोज, हरलान बैरोज इनका पूरा नाम है। इनको जो कार्य है ये मानव परिस्थिति के संकल्पना का प्रतिपादन किए थे। ठीक है, मानव परिस्थिति, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केवल बैरोज के नाम आते ही कम से कम इसके बारे में ध्यान आ जाना चाहिए कि जो मानव परिस्थिति के बारे में बात किए थे। ठीक है, ये मानव परिस्थिति से मतलब इनका तात्पर्य था कि मानव को अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके चलना चाहिए। ठीक है, ये उसका मूलभूत तत्व है। ठीक है, तो ये मानव परिस्थिति की समझ। जो अगला विद्वान है राल्फ ब्राउन। ठीक है, अमेरिका के विद्वान है राल्फ ब्राउन। इन्होंने वास्तव में ये ऐतिहासिक भूगोलवेता थे। ठीक है, और इनका जो बुक है मिरर फॉर अमेरिकन्स। ठीक है, मिरर फॉर अमेरिकन इनका किताब का नाम है। इन्होंने ये कहा था कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो अमेरिका में भूगोल का विकास विशेष रूप से यूरोपीय लोगों के प्रचार प्रसार के कारण हुआ था, तो उन्होंने इस बुक में यही लिखा था बात कि यूरोप के लोग कैसे आकर के जो भूदृश्य में, जो अमेरिका के भूदृश्य में जो परिवर्तन हुआ शुरू से लेकर आज तक जो परिवर्तन हुआ उसके संदर्भ में, तो कैसे कैसे परिवर्तन हुआ उसके बारे में इन्होंने लिखा था। ठीक है, इनका ये बुक है एक और, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसी में भूदृश्य परिवर्तन के संदर्भ में ये व्याख्या किए थे। ठीक है, तो ये रहा अमेरिकन जो संप्रदाय संबंधित जो सारी विशेषताएं और इनका जो भी प्रोग्रेस है, प्रगति है, यह बुक के सब नाम है। ठीक है, तो ये काफ़ी सब
इम्पॉर्टेंट है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 2-3 जो विद्वान हैं, इसमें डेविस, जेफरसन, सैम्पल, हंटिंगटन, ठीक है, ये अमेरिका के ऐसे विद्वान हो, जितने भी भूगोलवेत्ता हैं लगभग सभी इम्पॉर्टेंट हैं, और इनको बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा याद भी नहीं करना है, क्योंकि हर विद्वान है केवल 2-3 काम से ही विशेष रूप से जाने जाते हैं, इसलिए याद करना ज़्यादा आसान हो जाता है। और जैसे जर्मन भूगोलवेत्ता थे, तो ये एक लोग इतना ज़्यादा काम किए हैं कि कन्फ्यूज इसमें हो जाता है, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन क्या काम किया है। लेकिन अमेरिका जो विद्वान थे, इनकी विशेषता यही है कि ये लोग कुछ ही काम के लिए प्रसिद्ध हैं। ज़्यादा लोग तो हैं, लेकिन कम काम के लिए, कुछ ही विशेष काम के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए उनको याद करना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा अमेरिकन संप्रदाय से संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि इसके अतिरिक्त भी यदि कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और जो अगला क्लास होगा वो हम लोग जो मात्रात्मक क्रांति हैं, या फिर जो नए विचारधारा से संबंधित जो 19वीं शताब्दी में शुरुआत हुआ था, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं, और यदि इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाले अन्य क्लास हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इसको अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग को ये मैटर मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।